तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्रकाशिक समअवयवता को पढ़ेंगे, उसके प्रकार को देखेंगे। फिर प्रकाशिक समअवयवता का जो प्रकार होता है उसके प्रकार को भी देखेंगे। और आपने जो पीछे के क्लास में पढ़ा है उसकी कुछ आवश्यकता होगी इस पॉइंट को समझने के लिए। और मैं आपको फिर यह बात बता देता हूँ कि आज के पॉइंट में भी बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, परंतु नॉलेज के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट आएगा, जैसे रेशमीकरण सब पॉइंट आएगा तो वो कभी 2 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछ देता है। तो इधर को देखें, प्रकाशिक समअवयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिकीय समअवयवता। ये प्रकाशिकीय समअवयवता क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ध्यान से इसको सुने। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, वैसा आइसोमेरिज्म या वैसा स्टीरियो आइसोमेरिज्म अथवा वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका भौतिक एवं रासायनिक गुण सेम होता है, समान होता है, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको घूर्णित करने का मतलब बायां या दायां ले जाने का गुण विपरीत होता है, वो आपका कहलाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ऐसी जो घटना होती है उसको कहा जाता है प्रकाशिकीय समअवयवता। मतलब सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको ध्रुवित करने का, इसको घूर्णित करने का, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घूर्णित करने का जो गुण होता है ना, वो विपरीत होता है, वो एक जैसा नहीं होता है, वो होता है आपका प्रकाशिक समअवयवी। और ऐसी घटना जो है वो होती है प्रकाशिक समअवयवता। तो प्रकाशिक समअवयवता में सिर्फ एक चीज़ आप दिमाग में रखेंगे कि ये वैसा स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है जिसका भौतिक और रासायनिक गुण एक समान होता है, परंतु प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घूर्णित करने का जो गुण होता है वह विपरीत होता है, वह एक जैसा नहीं होता है। और इस प्रकार के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप देख रहे हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये प्रकाशिक समअवयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये हो गया 2 प्रकार का। पहला क्या हो गया? तो पहला क्या हो गया? एनांटियोमेरिज्म। एक हो गया एनांटियोमेरिज्म और एक क्या हो गया? डायस्टेरियोमेरिज्म। तो 2 प्रकार हुआ। एक क्या हो गया? एनांटियोमेरिज्म और दूसरा क्या हो गया? डायस्टेरियोमेरिज्म। अब ये दोनों में आप एनांटियोमेरिज्म को थोड़ा सा ढंग से देखें। एनांटियोमेरिज्म को थोड़ा सा ढंग से देखें कि ये एनांटियोमेरिज्म में क्या होता है। आपको कल 1-2 शब्द बताया गया था, उसमें एक था वर्ड सुपर इम्पोज, जिसको बोलते हैं अध्यारोपित।
माने पूरा उसको ढक लेना, पूरा कवर कर लेना। तो गौर से देखिए, अगर ये मिरर, अगर ये दर्पण, एक चीज तो तय है कि इनांटियोमेरिज्म जो है ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, प्रकाशिक सक्रिय ही है, ये तो तय है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसका मतलब कि ये ध्रुवित प्रकाश को या तो लेफ्ट या तो राइट मूव कर सकता है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये तो आपको जानना ही। अब सुपर इम्पोज का बात बता रहे थे। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई फिगर है, मान लीजिए ये लेटर, और अगर इस लेटर को हूबहू, ये लेटर यहाँ पर अगर ऐसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, तो इसका मतलब ये इसको सुपर इम्पोज कर लेगा, ये इसको सुपर इम्पोज कर लेगा, मतलब पक्का पक्की अध्यारोपित कर लेगा, एग्जैक्टली इसको कवर कर लेगा। लेकिन तो ये हो जाएगा सुपर इम्पोजेबल। लेकिन अगर हम नॉन, जिसको बोलते हैं अध्यारोपित नहीं कर पाना, उसको एक जैसा नहीं बना पाना, इसका अगर ऐसा हो जाए, ये अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इसका मतलब ये इसको अध्यारोपित नहीं कर पाएगा, ये इसको सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि ये हो गया नॉन सुपर इम्पोज। तो क्या दिमाग में रखना है, ऑप्टिकली तो एक्टिव होना ही चाहिए, ऑप्टिकली तो एक्टिव होना ही चाहिए। गौर से देखिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसका मतलब जिसको अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। तो गौर से देखिए, इनांटियोमेरिज्म ये क्या होता होगा, वैसे यौगिक जिसका मिरर पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, इसका मतलब जो मिरर पर सुपर इम्पोज नहीं होता है, कंप्लीटली अध्यारोपित नहीं होता है, वो आपका कहलाता है इनांटियोमेरिज्म। इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए पदार्थ, वैसे यौगिक जो इमेज जो आपका होता है मिरर इमेज के प्रति नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। इसका मतलब अध्यारोपित नहीं होता है, पूरा पूरी नहीं कवर कर पाता है, ढक नहीं पाता है, वैसा इमेज फॉर्म नहीं कर पाता है, वो होता है इनांटियोमर्स, उसको बोलते हैं इनांटियोमर्स। और किसी भी चीज में याद रखें कि ऐसी घटना, तो ऐसी घटना हो जाएगा इनांटियोमेरिज्म। तो इनांटियोमेरिज्म क्या हो गया, घटना, जिसमें कोई क्या होता है कि वैसा स्टेरियो आइसोमेरिज्म जिसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, जो अध्यारोपित नहीं हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनांटियोमर्स, उसको बोलते हैं एनांटियोमर्स। और ऐसी घटना को बोलते हैं इनांटियोमेरिज्म। और ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक हो गया डेकेस्ट्रो। अब डेकेस्ट्रो है तो आपको पता है कि ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया है कि ये घड़ी की सुई की दिशा में। एक होता है डेकेस्ट्रो जिसको आप डी फॉर्म भी कहते हैं, प्लस फॉर्म भी कहते हैं। तो एक इसका जो प्रकार है वो हो गया डेकेस्ट्रो वर्ड के बारे में भी आपको बताया गया था कि ये लैटिन शब्द है और डेकेस्टर से बना है, जिसका मतलब होता है राइट। तो जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है, वो हो गया डेकेस्ट्रो। तो इनांटियोमर्स दो प्रकार का हो गया। एक का नाम क्या है, डेकेस्ट्रो रोटेटरी, एक का नाम क्या है, लिबो रोटेटरी। और ये दोनों को आपने देखा है, डेकेस्ट्रो को और लिबो को। एक होता है डेकेस्ट्रो हो गया क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में, आपने कल के फिगर में भी देखा था। और एक हो गया जो लिबो है, जो आपको बताया था कि लैटिन शब्द लेबोस से बना है, वो क्या होता है, लेफ्ट। इसका मतलब वो बाईं ओर मूव करेगा। तो ये हो गया एल फॉर्म और ये हो गया डी फॉर्म। ये हो गया पॉजिटिव डेकेस्ट्रो
और लिबो क्या हो गया, निगेटिव। अब जो ये आपका एनांटियोमर्स है, तो इस एनांटियोमर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसका अभिलक्षण क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है एनांटियोमर्स की। तो इसकी संरचना, इसकी किरेल संरचना होती है। किरेल, किरेल के बारे में बताया गया था आपको, वही जो सुपर इम्पोज नहीं होता, नन सुपर इम्पोज, जिसको आप इमेज जब बनाइएगा तो उसको आप अध्यारोपित नहीं करवा पाइएगा, तो वो होता है, कल आपने देखा भी था ग्लूकोज का संरचना, आपने देखा था लैक्टोज का, आपने देखा था टार्ट्रिक एसिड का। तो ये क्या होता है, किरेल। किरेल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किरेल को आपको ढंग से देख के रखना पड़ेगा। ये किरेल कल के क्लास में आपने इसको पढ़ा है। जो ये जो मिरर इमेज होता है उसमें आपका क्या होता है, कंप्लीटली इम्पोज नहीं कर पाता, उसको अध्यारोपित नहीं कर पाता। तो इसकी संरचना कैसी होगी, किरेल। इसका जो भौतिक गुण है, द्रवणांक, क्वथनांक या घनत्व या और भी चीज जैसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब समान होते हैं। याद रखिएगा यही चीज उसमें डाई स्टीरियोमेरिज्म में भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। तो जो आपने क्या देखा, द्रवणांक, क्वथनांक, घनत्व, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका समान होता है किसका, एनांटियोमर्स का। उसके बाद ये क्या होता है, क्या बताया, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जो भी एनांटियोमर्स है सब ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये प्रकाशिक सक्रिय होता है और आपको प्रकाशिक सक्रिय बताया गया है पीछे के क्लास में। और ये ध्रुवित प्रकाश के समतल को क्या करेगा, समान ढंग से एक्सटेंड करेगा, फैलाएगा विपरीत दिशा में भी। उसके बाद इनके रासायनिक गुण एक जैसे होता है, रासायनिक गुण समान होता है, लेकिन इनकी रासायनिक सक्रियता क्या होती है, असमान। और इनके जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो भी असमान होते हैं, वो भी एक समान नहीं होते हैं। तो आइए डाई स्टीरियोमेरिज्म में आप क्या जानिएगा कि ये वैसा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये वैसा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जिसका मिरर इमेज नहीं होता है, जिसका मिरर इमेज नहीं होता है। ये वैसे यौगिक होते हैं जिसका मिरर इमेज नहीं होता है, वो आपका हो जाएगा डाई स्टीरियोमर्स। और ऐसी घटना जो है वो हो जाएगा डाई स्टीरियोमेरिज्म। ऐसी घटना डाई स्टीरियोमेरिज्म। तो इसमें आप एक चीज जरूर दिमाग में रखेंगे कि इसका जो यौगिक होगा, जो दो यौगिक होगा, उसका मिरर इमेज नहीं बन सकता है। इसका मतलब एक कंपाउंड को इधर रखें तो इसका मिरर पे इसका इमेज फॉर्म नहीं होगा, इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो वो होता है आपका जो यौगिक है, वैसा यौगिक जिसका मिरर इमेज फॉर्म नहीं होता है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है, वो यौगिक हो जाएगा आपका डाई स्टीरियोमर्स। और ऐसी घटना हो जाएगा डाई स्टीरियोमेरिज्म। अब इसके कुछ कैरेक्टर को देख लें, इसके कुछ गुण को देख लें, इसका क्या गुण है, इसका गुण क्या है, डाई स्टीरियोमेरिज्म का क्या गुण है। इनका भौतिक गुण जैसे कि द्रवणांक हो जाए, क्वथनांक हो जाए, घनत्व हो जाए, विलेयता हो जाए या विशिष्ट ध्रुवन हो जाए, ये सब जो भी चीज़ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ये बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं। और ये भिन्न भिन्न ऑप्टिकल एक्टिविटी आप समझ रहे हैं, प्रकाशिक सक्रियता। और प्रकाशिक सक्रियता आप पीछे के क्लास में देख सकें, ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी समान भिन्न भिन्न ऑप्टिकल एक्टिविटी हुआ। इसके रासायनिक गुण सिमिलर होते हैं। सिमिलर इसका मतलब
समान ढंग का होता है, समान ढंग का होता है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है। इसका मतलब हूबहू वैसा ही नहीं होता है। इसका मतलब अगर कोई डाइस्टीरियोमर्स है तो एक कंपाउंड का जो गुण होगा दूसरे कंपाउंड के गुण के समान होगा, लेकिन पूर्ण रूप से हूबहू वैसा ही नहीं होगा। इसका मतलब सिमिलर तो होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है, सिमिलर होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है। और इसको आप सामान्य भौतिक विधि 9th के क्लास में आपने पढ़ा होगा। आसवन है, यह आपका ऊर्ध्वपातन है। तो इसको, ये जो आपका समावयवी होता है, इसको आप सामान्य भौतिक विधि द्वारा इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन यहीं आपका रहता इनांटियोमर्स, ये तो आप उसको सामान्य भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते थे। तो बाय फिगर अगर आप इस चीज को देखना चाहिएगा तो कल के फिगर में भी आपने किरेल को देखा था। अब आप इसके प्रकार को, जो इनांशियोमर्स आपने पढ़ा, तो इसके प्रकार को आपने देखा डेकेस्ट्रो और लिबो। अब आप चल जाइएगा, प्रकाशिक समावयवता आप देख रहे थे, प्रकाशिक सक्रियता हम लोग देख रहे थे, अब चल जाएंगे प्रकाशिक असक्रियता पर। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी प्रकाशिक सक्रियता को देखा, प्रकाशिक समावयवता को देखा। अब हम लोग देखेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन द सेंस आप इसको क्या कह सकते हैं, प्रकाशकीय असक्रिय प्रकाशकीय समावयवी। ये क्या होता होगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता होगा। इसका मतलब है कि जो हम अभी सुपर इम्पोज का बात कर रहे थे, सुपर इम्पोज का, वो सुपर इम्पोज कर लेता हो। इसको अगर दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो कंप्लीटली उसको अध्यारोपित कर लेगा। इसका मतलब कि ये जो प्रकाशिक असक्रिय होता है, ये वैसा कंपाउंड होता है जो ध्रुवित प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को ना दायां ना बायां मूव नहीं करता है, जो घूर्णित नहीं करता है ध्रुवित प्रकाश को, वो यौगिक होता है आपका प्रकाशिक अक्रिय। और ऐसी घटना जो है वह कहलाती है प्रकाशिक अक्रियता। ये तो जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित नहीं करता है वो हो गया प्रकाशिक अक्रिय, और ऐसी घटना हो जाएगा प्रकाशकीय असक्रियता। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है ये आपका दो प्रकार का हो जाएगा। इसको दो वर्ग में बांट दिया जाएगा। एक का नाम हो जाएगा रेशमिक फॉर्म, एक का नाम हो जाएगा रेशमिक, और एक का नाम हो जाएगा मेसो। एक का नाम हो गया रेशमिक और एक का नाम हो गया मेसो। और ये आप याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टिकोण में, जो रेशमीकरण होगा, जो रेशमीकरण होगा, ये 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ई बनता कैसे है। तो आप पढ़ रहे थे डेकेस्ट्रो, उधर आप पढ़ रहे थे लिबो, मतलब डी और एल, और डी और एल को अगर आप समान आणविक अनुपात में मिला दीजिएगा, बराबर अनुपात में मिश्रित कर दीजिएगा, तो उसी मिश्रण का नाम है रेशमिक मिश्रण।
और रेशमिक मिश्रण करने से क्या होता है, रेशमिक मिश्रण करने से जो ऑप्टिकली एक्टिव था वो हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। कहने का मतलब है जो प्रकाशिक सक्रिय था वो हो जाएगा प्रकाशिक अक्रिय, और प्रकाशिक अक्रिय जिस समय हो गया इसका मतलब उसको प्रकाशिक अक्रिय बनाने के लिए, प्रकाशिक अक्रिय बनाने के लिए जो प्रक्रिया आपको अपनाना पड़ा वो कहलाता है रेशिमाइजेशन। इसका मतलब रेशमीकरण। ये आपका 2 नंबर में बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो गौर से देखा जाए, रेशमिक फॉर्म किसी एनांटियोमर अभी आपने पढ़ा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, इसका मतलब कंप्लीटली अध्यारोपित नहीं करेगा। तो किसी एनांटियोमर्स पेयर, तो पेयर या तो उसको क्या बताया, राइट मूव कर देता है या तो लेफ्ट मूव कर देता है। तो डी और एल, डी जान रहे हैं डेकेस्ट्रो, एल जान रहे हैं लिबो। तो किसी एनांटियोमर्स पेयर, पेयर मतलब हुआ जोड़ा जिसमें डी और एल दोनों के सम आणविक मतलब बराबर अणु, बराबर इसका एक अणु तो दूसरे का भी एक अणु, इसका 2 तो इसका भी 2, दोनों का सम आणविक मिश्रण कौन सा मिश्रण कहलाता है, रेशमिक मिश्रण। रेशमिक मिश्रण डी और एल दोनों को मिला के बनता है, दोनों के समान अणु को मिश्रित करने से बनता है, वो हो गया आपका रेशमिक मिश्रण। इसको आप डीएल से या प्लस माइनस द्वारा निरूपित कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है या प्रकाशिक अक्रिय होता है, असक्रिय होता है। वजह क्या है कि यहाँ जो ऑप्टिकली एक्टिवेटेड फॉर्म है, मान लीजिए कि कोई चीज ये लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, तो यहाँ क्या होता है, राइट से लेफ्ट भी जाने लगता है। इसका मतलब अगर ये डेकेस्ट्रो है तो ये हो गया लिबो। तो ये इसको जो भी एक्टिवेटेड फॉर्म है जो जा रहा है लेफ्ट टू राइट, यहाँ से क्या करता है, राइट टू लेफ्ट चल जाता है। इसका मतलब डी और एल दोनों मिल जाता है। तो जो भी ये एक्टिवेटेड फॉर्म हुआ था उसको ये एल क्या कर देता है, इनएक्टिव। इसका सेंस है कि जो एक्टिव फॉर्म था उसको ये एल क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है, अक्रिय बना देता है। तो ऑप्टिकल रोटेशन को जो प्रकाशिक घूर्णन था, तो प्रकाशिक घूर्णन को एल क्या करता है, उसके विपरीत तरफ से चलने लगता है। एल क्या करता है, उसको कैंसिल कर देता है, उसको रद्द कर देता है, उसको हटा देता है। और इसे एक्सटर्नल, इसको एक्सटर्नल मतलब बाह्य, बाह्य का सेंस क्या हुआ कि अपने आप नहीं होता है। ये जो भी ऑप्टिकली एक्टिव काम हो रहा था उसको ये निष्क्रिय बना देता है एल। एल जो है विपरीत दिशा में घूम करके ये क्या करता है, उसको इनएक्टिव कर देता है। इसका मतलब इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन इसका मतलब है कि बाह्य क्षतिपूर्ति कर देता है, कि बाहर से आकर के जो भी इधर ही काम किया था उसको ये निष्क्रिय कर देता है। इसलिए ये जो आपका रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है यह किस वजह से प्राप्त होता है, तो ये चीज याद रखिएगा, वो प्राप्त होता है एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन की वजह से। इसका मतलब बाह्य क्षतिपूर्ति की वजह से, उसके बाह्य घटना की वजह से होता है। तो रीजन आप याद रखिएगा, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन की वजह से रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। और इस रेशमिक मिश्रण को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाता है रेशमीकरण। तो ये जरूर आप दिमाग में रखिएगा। शॉर्टकट में आप ये कह सकते हैं डी और एल के सम आणविक मिश्रण को रेशमिक मिश्रण कहते हैं। रेशमिक मिश्रण में क्या होता है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ होता है, जो प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ होता है, वह निष्क्रिय हो जाता है। वजह क्या है, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। और एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन की वजह से
वह हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव करने की प्रक्रिया का नाम क्या हो गया? रेशमीकरण। तो ये रेशमीकरण पॉइंट आप निश्चित रूप से दिमाग में रखेंगे। और हो सकता है कि मेसोफॉर्म से इसका डिफरेंस दे दे, तो अगर इसमें आप एक्सटर्नल याद रखते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा इंटरनल। यहाँ पर अगर एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन होता है, कॉम्पनसेशन का मतलब हुआ क्षतिपूर्ति, कि जो भी चीज़ हुआ है ना उसको फिर से कर देना, जो भी काम आपने किया है, जो भी आपका नुकसान हुआ है उसको पूरा कर देना को क्या बोलते हैं? कॉम्पनसेशन। तो ये होता है इंटरनल, ये होता है आंतरिक। अगर मेसोफॉर्म का गप करेगा तो मेसोफॉर्म होता है इंटरनल कॉम्पनसेशन की वजह से। और देखिए क्या होता है, यहाँ पर आइए, 2 या 2 से अधिक किरेलिटी सेंटर आपने पढ़ा है। 2 ही पॉइंट अभी तक में है जो एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। एक आपको बताया गया था कल भी, किरेलिटी, असम्मित कार्बन परमाणु, वैसा कार्बन परमाणु जिसके 4 संयोजकता को पूरा करने के लिए 4 भिन्न भिन्न समूह जुड़ा हुआ रहता है, तो वो कहलाता असम्मित कार्बन परमाणु। और उसी कार्बन का नाम है किरेलिटी सेंटर, उसी को आप बोलते हो स्टीरियो सेंटर, कल आपने पढ़ा है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को मेसोफॉर्म कहा जाता है। इसका मतलब प्रकाशिक अक्रिय यौगिक को मेसोफॉर्म कहा जाता है, जिसमें कंडीशन क्या है कि या तो 2 से अधिक क्या रहे किरेलिटी सेंटर, और किरेलिटी सेंटर आपने पढ़ा है, मेसोफॉर्म कहा जाता है। ये प्रकाशिक अक्रियता का वजह क्या है, प्रकाशिक ये अक्रिय क्यों होता है? तो इंटरनल कॉम्पनसेशन के कारण, और इन्हें ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ आइए, अगर आप इसको देखें रेशमिक फॉर्म को, तो इसको प्रकाशिक सक्रिय रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो 2 अंतर आपको ढंग से दिख रहा है। एक तो ये देखिए, रेशमिक फॉर्म और मेसोफॉर्म में 2 अंतर दिख रहा है। अगर रेशमिक फॉर्म का गप करें तो रेशमिक फॉर्म किस वजह से होता है? तो एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन की वजह से होता है। ये किस वजह से होता है? इंटरनल कॉम्पनसेशन की। दूसरा और बड़ा अंतर आप क्या खोज सकते हैं कि देखिए, ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वजह क्या वजह है? कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री का सेंस सममितता, प्लेन का सेंस क्या है? सममितता। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, जिसके कारण ये एकिरेल एवं प्रकाशिक क्या होते हैं? अक्रिय। कभी रीजन अगर पूछ दे कि ये प्रकाशिक अक्रिय क्यों होते हैं, तो याद रखिएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। और इसमें अगर आपको बोलना रहेगा, इसमें आप क्या दिमाग में रखिएगा? इसमें आप ये दिमाग में रखिए कि इसको ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में प्राप्त किया जा सकता है, और इसमें याद रखिएगा आप कि इसको ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो मेसोफॉर्म और रेशमिक फॉर्म में 2 अंतर आप क्लियरली बोल सकते हैं। क्या? वो जो रेशमिक फॉर्म है वह किस वजह से होता है? तो रेशमिक फॉर्म होता है आपका, ये जो रेशमिक फॉर्म होता है उसको एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन के कारण होता है, और ये इंटरनल कॉम्पनसेशन के कारण होता है मेसोफॉर्म। और इसमें रेशमिक फॉर्म में आपको बताया गया कि इसे ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि मेसोफॉर्म में आपको क्या बताया गया कि इसको ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कल से जो क्लास होगा, कल के क्लास में कुछ टेक्निकल पॉइंट होगा जिसमें आप आइसोमर्स का नंबर निकालने सीखिएगा, और उसके बाद पुनः हम केमिकल रिएक्शन पर चल जाएंगे। यहाँ से परिभाषिक शब्द आपका समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।